नमस्कार। मैं दीपक कुमार, मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपक में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के अंदर हमारी जो +2 की पॉलिटिकल साइंस की बुक है, समकालीन विश्व राजनीति, उसका चैप्टर नंबर 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उसका ये लेक्चर नंबर 1 है। तो बड़ा इम्पोर्टेंट आज का लेसन है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। और इम्पोर्टेंट मतलब इस चैप्टर से मैं ये मान के चल रहा हूँ भी आपके जो लॉन्ग और एमसीक्यूज़ और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है वो सभी के सभी इंक्लूड है, वो रहने वाले हैं। और इसका जो पार्ट है पूरा चैप्टर वो इम्पोर्टेंट है, वो रहता है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम के द्वारा सबसे पहले आपको मैं इसका इंट्रोडक्शन है वो बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से सामान्य तौर पर अगर गांव में कोई विवाद की स्थिति हो जाती है, गांव में या शहर में या पारिवारिक या आस पड़ोस में, कई बार हम देखते हैं कि कई बार दो पक्षों के बीच में जो एक किसी मुद्दे या बात को लेकर जो विवाद की स्थिति है वो उत्पन्न हो जाती है और दोनों पक्ष अपनी बात को अपने अपने तर्क के माध्यम के द्वारा उसको सही ठहराने की कोशिश है वो करते हैं। तो फिर क्या किया जाता है, मतलब सामान्यतः हम देखते भी हैं कि फिर क्या उसका जो उत्कृष्ट और उसका जो समाधान है वो किया जाता है। तो मुख्य तौर पर उसका समाधान करने के लिए किसी तीसरे पक्ष के द्वारा पंचायत या उसको उस मैटर को सुलझाने की कोशिश है वो की जाती है, यानी कि दोनों पक्ष के अंदर शांति व्यवस्था बनी रह सके। ठीक है, यानी कि जब भी कोई विवाद की स्थिति होती है वो तीसरा पक्ष उनको सुनता है। या हम देखते हैं पंचायत या गांव में या गांव में या शहरी में जो ग्राम पंचायत या किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा ऐसी व्यवस्था अपनाई जाती है जिसके द्वारा उस विवाद की स्थिति को निपटाया जा सके। तो सबसे महत्वपूर्ण इन माध्यम से देखा जा सकता है कि उसका जो स्वरूप है वो सभी के द्वारा अच्छे तरीके से संगठन है वो स्थापित रह सके, यानी शांति कायम रह सके। तो ठीक यही जो प्रोसेस है वो देशों के अंदर पाया जाता है। अगर मान लीजिए भारत दो देशों के बीच में, खास करके जो भी एग्जांपल ले लेते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर कोई सीमा विवाद या किसी पक्ष को लेकर विवाद हो गया, या भारत और पाकिस्तान ने किसी कोई भी देश के अंदर किसी विषय के 2 या 3 देशों के बीच में कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो उसका फैसला कौन करेगा? सबसे इम्पोर्टेंट है किस तरीके से, यानी कि कुछ दोनों पक्षों के बीच में विवाद तब हुआ ना कि दोनों पक्षों के बीच में कुछ उसके संदर्भ में कुछ बातें कुछ ऐसी हुई है, कार्यप्रणाली कुछ ऐसी बनाई गई है। तो क्या कौन सा पक्ष, कौन सी बात, कौन सा जो उद्गार है वो सही माना जा सकता है और किस पक्ष को झूठ है वो माना जा सकता है। और इस पक्ष का निर्णय वो किसके द्वारा किया जाए, किसी दूसरे देश के द्वारा अगर करवाया जाएगा तो हो सकता है किसी दूसरे पक्ष के द्वारा उसका पक्ष है वो लिया जाए। मान लीजिए हम भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद की स्थिति की बात करते हैं, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जब विवाद हो जाता है तो चाइना कहता है कि आज के वर्तमान समय की अगर बात करें, चाइना कहता है कि चलो मैं आपका जो विवाद है उसको निपटाने की कोशिश करता हूँ। तो हो सकता है भारत इस पर आपत्ति लगाए, क्योंकि भारत चाइना के खिलाफ़ है, चाइना भारत के खिलाफ़ है। तो वो हो सकता है पाकिस्तान का जो पिछलग्गू है तो उसका अच्छा मित्र भी है, तो हो सकता है वो उसकी फेवर करे पाकिस्तान की, भारत की ना करे, यानी कि जो न्यूट्रल फैसला वो नहीं दे सकता। इसी के अंतर्गत अगर हम देखते हैं कि अमेरिका है, अगर अमेरिका कहे कि आपके दोनों के बीच में जो विवाद की स्थिति है उसको चलो मैं निपटाने की कोशिश करता हूँ, तो कई बार अमेरिका मीडिएटर की भूमिका निभाने की कोशिश भी करता है। कई बार ये कहा भी जाता है उसके द्वारा कि आपकी जो अगर आप कहें तो मैं मध्यस्थ की भूमिका वो निभा सकता हूँ। लेकिन भारत अगर कह दे या हो सकता है मान भी ले, लेकिन भारत के द्वारा इस बात को नकार वो दिया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर भारत इस बात को मान ले तो पाकिस्तान कहेगा भी आज के समय के अंदर भारत और अमेरिका एक अच्छी दोस्ती है, तो हो सकता है उनकी फेवर कर सकते हैं। तो ये हो जाता है कि कैसी कौन सी संस्था या संगठन बनाया जाए
एक ऐसा संगठन बनाया जाए जो न्यूट्रल तरीके से दोनों देशों या दो से ज़्यादा देशों के बीच में विवाद की स्थिति है उसका जो निपटारा है वो एक न्यूट्रल तरीके से रहते हुए कर सके। और दूसरा ये है कि विश्व के अंदर जो शांति की व्यवस्था है, क्योंकि आपने देखा कि हमारे पूरे विश्व के अंदर दो जो विश्व युद्ध है वो हो चुके हैं और औपनिवेशिक ताकतों की वजह से ये जो स्थिति थी वो आई थी। तो अब ये था कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उसकी वजह ही यही थी कि किसी एक पक्ष के द्वारा अतिक्रमण करने के बाद उनके दूसरे देशों के द्वारा पिछलंगू बनने के बाद जो दो गुट है वो आपस में पूरा विश्व के अंदर खड़े हैं वो हो गए, जिसके ऊपर पूरा का पूरा अस्तित्व का जो संकट है वो पैदा हो गया था। तो इन माध्यमों के द्वारा इन्हीं विवादों को निपटाने के लिए, इस विवाद की स्थिति को निपटाने के लिए ही, इस तीसरे विश्व युद्ध को टालने के लिए ही हम मान सकते कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन की व्यवस्था वो बनाई गई है। यानी कि इस तरीके से उसके व्यवस्था को बनाना जिनके माध्यम के द्वारा किसी भी तरीके से जो विवाद की स्थिति है वो दोनों पक्षों के बीच में समाधान करके उसको शांति व्यवस्था वो बनाई जा सके और तीसरा विश्व युद्ध को टाला जा सके। तो ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मोटा मोटा जो मोटिव है, और उसके काफ़ी सारे अंग भी हैं। मुख्य तौर पे जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ये एक छोटा सा जो संगठन है वो नहीं माना जा सकता, इसके कई सारे जो अंग है वो माने जा सकते हैं, जिसमें सुरक्षा परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, आम सभा है और अन्य जो इसकी जो न्यास परिषद है और अनेक सारे जो आयोग है वो इसके अंतर्गत है वो काम है वो करते हैं। तो इसी के अंतर्गत हमारा जो आज का ये वीडियो है वो इसी से संबंधित है और इसी चैप्टर बड़ा इम्पोर्टेंट है वो माना जा सकता है। और तो चलिए आज की स्थिति के अंतर्गत इसको पढ़ते हैं। इस अध्याय में हम सोवियत संघ के बिखरने के बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठन की भूमिका के बारे में पढ़ेंगे। जिस तरीके से सोवियत संघ का बिखरने के बाद पूरा विश्व के अंदर जो संकट की स्थिति थी वो उत्पन्न हो गई थी, उसके बारे में इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जो भूमिका है उसका जो पार्ट है या भूमिका को अच्छी तरीके से देखा जा सकता है। हम देखेंगे कि एक उभरते हुए विश्व में नई चुनौतियों का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के पुनर्निर्माण की बातें हो रही थी और इन्हीं चुनौतियों में एक थी अमेरिका की शक्ति का बढ़ना। सुधार की प्रक्रिया और उनकी कठिनाइयों की एक मिसाल संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में होने वाले बदलाव है। तो जिस तरीके से प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ की स्थापना वो की गई थी विश्व शांति के लिए, और उसकी असफलता के रूप में हम जो द्वितीय विश्व युद्ध है वो देख सकते हैं। तो 1914 के बाद राष्ट्र संघ की स्थापना वो भी इसी वजह से की गई थी ताकि विश्व शक्ति के रूप में जो देश हैं उनको युद्ध की स्थिति से टाला जा सके। लेकिन जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसकी असफलता के मुख्य रूप में देखा जा सकता है कि वह अपने जो परिमाण के रूप में देखा जा सकता उसमें कारगर साबित है वो नहीं हो पाया। उसकी वजह से ही ये संयुक्त राष्ट्र की संघ की स्थापना वो 1945 के अंदर की गई थी। 24 अक्टूबर 1945 को राष्ट्र संघ की स्थापना वो की गई थी। और जिस तरीके से इस संगठनों के जो पुनर्निर्माण के लिए चुनौतियां जो बनी थी उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण था अमेरिका का विश्व शक्ति के रूप में बढ़ना, और उसी विश्व शक्ति के रूप में राष्ट्र संघ में जो सुरक्षा परिषद है मुख्य इसका जो अंग माना जा सकता है उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। उसमें जो बदलाव है वो देखा जा सकता है। जिस तरीके से इसके जो 5 स्थायी सदस्य के रूप में जो मान्यता उसको प्रदान है, तो उस चीज़ों को बदलना, जिस तरीके से भारतीय सुरक्षा परिषद का जो परमानेंट मेंबर बनने के लिए जो प्रयत्नशील काफ़ी सालों से लगा हुआ है, तो उसके अंतर्गत इन चीज़ों को देखा जा सकता है। राष्ट्र संघ में भारत का जुड़ाव और सुरक्षा परिषद के सुधारों को लेकर उसका विशेष दृष्टिकोण अपने आप में जानकारी का एक अहम विषय है। अब जिन तरीके और माध्यम के द्वारा सुरक्षा परिषद के अंदर सुधारों को लेकर उसका दृष्टिकोण है वो अपनाया गया वो सबसे अहम माना जा सकता है, जिसके अंतर्गत इस भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में या विश्व शांति के लिए इसको महत्वपूर्ण देखा जा सकता है। क्योंकि
आज के वर्तमान समय के अंदर हमें देख सकते हैं कि जो भारत की जो प्रणाली है वो पूरी विश्व के अंदर फैली हुई है, और उसी विश्व व्यवस्था के अंतर्गत इसको काफ़ी जो एक्टिव है वो माना जा सकता है। तो इसी के अंतर्गत ये सारी की सारी प्रश्नावली है वो उठाई जाती है कि इसका जो सुरक्षा परिषद के अंदर इसका जो दायरा है वो किसी तरीके से, इस तरीके से उसको चेंज है, वो बदलाव है वो किया जाए। इस अध्याय का अंत हम इस सवाल से किया है कि क्या संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसे विषय में कोई भूमिका निभा सकता है जिससे एक महाशक्ति का दबदबा हो। इस अध्याय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भी चर्चा है वो की गई है। जिन तरीकों, जिन साधनों के माध्यम से जो क्वेश्चन है वो उठाया गया है कि क्या संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर कोई ऐसा विषय है वो काफ़ी एक्टिव तरीके से इसमें जो भूमिका निभा सकता है, जिसमें एक महाशक्ति का वो दबदबा कायम में रह सकते हैं। तो इसका जो पूरा एनालाइज है वो देख सकते हैं कि आज के वर्तमान दौर के भी अगर हम बात करें तो अमेरिका और चाइना को देखा जा सकता है। खास के कोरोना कोविड-19 जो महामारी है उसके ऊपर जो संयुक्त राष्ट्र को जो फंडिंग की जाती है अमेरिका के द्वारा, वो उन्होंने रोक दी है। और अमेरिका के द्वारा जो आरोप लगाया गया वो ये आरोप लगाया गया कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो वर्तमान दौर के अंदर जो चाइना की जो फेवर है वो कर रहा है। तो ये सारी बातें किसी न किसी तरीके से एक महाशक्ति के रूप में और उसके दबदबे को कायम है वो देखी जा सकती है, जिसमें कहीं ना कहीं जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की या इस संगठन के ऊपर भी कहीं न कहीं फेवर करने के जो आरोप है वो लगाए जाते हैं। तो आज का वीडियो बस इतना ही, आज का लेक्चर इतना ही। तो आज हमने अंतर्राष्ट्रीय संगठन का इंट्रोडक्शन और उसकी भूमिका के बारे में कुछ जो चर्चा की। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन जाने से पहले अगर आपको ये मेरे वीडियो पसंद है प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने मेरा वीडियो यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया स्टडी विद दीपक को, तो प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके साथ साथ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें। और ऐसे बच्चे जो आपके साथ जानकारी में है, जो +2 पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, उनके साथ ये मेरा जो चैनल है वो ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके साथ साथ और अन्य बच्चों को मेरा ये जो यूट्यूब चैनल है वो सब्सक्राइब करवाएँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी पॉजिटिव।